हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है कॉमर्साला के वर्चुअल क्लासरूम में। तो हम लोग फंक्शंस ऑफ आरबीआई पढ़ रहे थे, ठीक है। अब इस फंक्शंस ऑफ आरबीआई में जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसको पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट या कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। आरबीआई क्या करता है, मनी के सप्लाई को, मतलब मार्केट में कितना मनी जाएगा उसको बोलते हैं इंजेक्शन ऑफ मनी, या मार्केट से मनी निकालना है जिसको बोलते हैं सक्शन ऑफ मनी, सक कर लेना, मार्केट से निकाल लेना। ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। आप बोलेंगे ये दोनों पर्सन क्यों परफॉर्म करता है, इंजेक्शन ऑफ मनी या मनी को मार्केट से विड्रॉ क्यों करता है? तो क्योंकि क्या होता है, आरबीआई का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आरबीआई को जो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्फ्लेशन की टारगेटिंग करना। इन्फ्लेशन होता है ना, इन्फ्लेशन क्या है, प्राइस राइज होना। अच्छा, प्राइस राइज कब होती है? जब सप्लाई उतना ही हो या सप्लाई कम हो और उसके कंपैरिजन में डिमांड ज्यादा हो तो क्या होता है, प्राइस राइज होता है, जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। अच्छा, ये डिमांड ज्यादा कब होगा? जब लोगों के जेब में ज्यादा पैसे होंगे तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। तो आरबीआई क्या करता है, इन सारे टूल्स से, इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। इन सारे टूल्स से क्या करता है, लोगों के जेब से पैसा निकालने का काम करता है, इसको बोलते हैं सक्शन ऑफ मनी। और ऐसे पॉलिसी को जहां पे वो पैसा मार्केट में कम सप्लाई करता है या मार्केट से पैसा निकाल लेता है, इसको बोलते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। और दूसरे केस में जब लगता है मार्केट में डिमांड कम है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो डिमांड को बढ़ाने के लिए डिफ्लेशन के सिचुएशन में आरबीआई मार्केट में मनी ज्यादा सप्लाई करता है ताकि लोगों के जेब में ज्यादा पैसे आएंगे। ज्यादा पैसे आएंगे आपके पास तो आप क्या करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे। ज्यादा डिमांड करेंगे तो क्या होगा, फिर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा और फिर जो भी चेंजेस होना है, पॉजिटिव चेंज, वो होगा। तो इसको बोलते हैं इंजेक्शन ऑफ मनी। और ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें आरबीआई जो है मनी की सप्लाई को मार्केट में बढ़ाती है, इसको बोलते हैं इजी मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। क्या बोलते हैं, इजी मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसके बहुत सारे टूल्स हैं, या बोले तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके थ्रू ये अचीव करता है। क्या अचीव करता है कि मनी के सप्लाई को या क्रेडिट को कंट्रोल करता है। अच्छा, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये जो टूल है ये आपका, इसमें दो टूल में डिवाइड है ब्रॉडली। एक तो क्वांटिटेटिव क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव बाद में देखें, क्वांटिटेटिव नाम से ही पता था, क्वांटिटी को मतलब मनी के अमाउंट को, क्वांटिटी को कम या ज्यादा करना, ये क्वांटिटी कंट्रोल में आएगा। तो क्वांटिटी कंट्रोल में जो आपका सबसे है, और ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहला है जिसको हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। नाम से पता चलता है लीगली जो है ये बाउंडिंग है, ये ऑब्लाइज्ड है कमर्शियल बैंक की इसको रिजर्व रखे, ठीक है ना। देखो, जब बैंक में आप पैसा जमा करते हैं ना, बैंक जो है सारा पैसा लेंड नहीं कर सकता, सारा पैसा लोन नहीं दे सकता। बैंक को कुछ पैसा जो है रिजर्व रखना पड़ता है ना। तो इसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। मतलब ये जो रिजर्व की जो रिक्वायरमेंट है ये लीगली जो है बैंक को रखना है, ठीक है। अब इसमें दो तरह का है, एक है CRR जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, दूसरा है SLR जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अच्छा, दोनों ही केस में क्या है, कमर्शियल बैंक को SLR या CRR के जो है मेंटेन करना है। कितना मेंटेन करना है, ये होता है एक फिक्स परसेंटेज होता है। जो भी CRR या SLR का रेट जो है टाइम टू टाइम बैंक आरबीआई बताती है, वो क्या होता है उतना उसका परसेंटेज, जो आपका जो भी नेट एंड डिमांड टाइम लायबिलिटीज है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है, उसका जो भी परसेंटेज, सपोज की बैंक ने आरबीआई ने बोला 4% रखना, एग्जांपल दे रहा हूं, तो 4% जो भी उनका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है उसका उतना परसेंट जो है रखना पड़ता है, रिजर्व रखना पड़ता है। मतलब उस पैसे को बैंक जो है लेंड नहीं कर सकता, उस पैसे को बैंक यूज नहीं कर सकता है, उसको करता है। अगर ऐसा नहीं करता है और ये डेली बेसिस पे मेंटेन करना पड़ता है, तो कमर्शियल बैंक इज ऑब्लाइज्ड टू मेंटेन इट ऑन अ डेली बेसिस, LRR। और अगर ये नहीं करता है तो उसको पेनल इंटरेस्ट चार्ज होता है। पेनल मतलब पेनाल्टी का इंटरेस्ट चार्ज होता है। कितना इंटरेस्ट का अमाउंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। 3% जो है पर एनम चार्ज होता है, किसके, आपका 3% अबव द बैंक रेट। जो भी बैंक रेट है, अभी पर एक बैंक रेट के बारे में, जो भी बैंक रेट चल रहा है उस टाइम पे उसके ऊपर, मतलब सपोज बैंक रेट मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ कि 5% है तो 8% पर एनम, ठीक है। और अगर उसने सेकंड डे भी, ये तो पहला दिन हो गया, दूसरे दिन भी फेल किया, नहीं मेंटेन किया, तो फिर ये रेट 5% हो जाता है। इसमें डिटेल में नहीं जाना, फिलहाल ये है कि बैंक को पेनाल्टी लगती है अगर इसको मेंटेन नहीं किया। अच्छा, इसमें हमने देखा कमर्शियल बैंक जो है अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का एक परसेंटेज जो है मेंटेन रखता है। अच्छा, तो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज तो समझ में आता, क्या है डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज? देखो,
आप जो बैंक में पैसा जमा करते हैं ये बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है। बैंक जो लोन देता है बैंक के लिए वो एसेट होता है ना। बैंक के पास आपने जो पैसा जमा किया वो बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचिए बैंक के लिए लायबिलिटी है। तो अगर आपने जो डिमांड डिपॉजिट हमने पढ़ा था, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये जो डिपॉजिट जमा हुआ ये डिमांड लायबिलिटीज है बैंक के लिए। अच्छा, आप टर्म डिपॉजिट भी करते हैं, टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, जिसमें हमने देखा था एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, इस तरह के जो भी टर्म डिपॉजिट है ये जो आप बैंक के पास जमा रखते हैं तो बैंक के लिए क्या है, टाइम लायबिलिटी है। डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटीज क्लियर हुआ। अब ये नेट वर्ड क्या है, क्योंकि मैंने वर्ड यूज किया है नेट, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, तो नेट वर्ड क्या है। अच्छा, अब देखिए एक सिचुएशन को समझिए। मान लीजिए कि एक बैंक है, बैंक ए है, उसके पास उसको एक लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट मेंटेन करना सीआरआर और एसएलआर के फॉर्म में। मान लो बाय द इवनिंग, देखो मॉर्निंग से इवनिंग तक ट्रांजेक्शन होती है, बैंक के पास कुछ डिपॉजिट आते हैं, बैंक कुछ लोन दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है इवनिंग में जितने भी पैसे उसके पास आएगा उसका हिसाब करेगा, और हिसाब करते हुए उसको रियलाइज हुआ कि जितना भी मेरे पास जो डिमांड और टाइम लायबिलिटीज आई उसका जितना परसेंटेज मुझे मेंटेन रिजर्व रखना था उसमें कुछ पैसे कम पड़ गए, मान लीजिए बैंक ए के पास, ठीक है। दूसरा सिचुएशन, बैंक बी है, उसने सारे हिसाब किताब किए दिन भर के, उसको रियलाइज हुआ जितना मुझे रिजर्व रखना है उससे ज्यादा मेरे पास पैसे आ गए। अब उस पैसे को तो रात में कुछ कर नहीं सकता है, तो उसके लिए क्या हो गया, आइडल मनी हो गया, खाली मनी हो गया, सरप्लस मनी है जिसको आप किसी को रात में दे भी नहीं सकता। और बैंक ए के पास डेफिशिएंट मनी हो गया, डेफिशिएंट फंड हो गया कि फंड की कम है और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं मेंटेन करेगा, तो आरबीआई जो है पेनाल्टी लगाएगा तो लगाएगा, प्लस कुछ एक्शन भी ले सकता है। तो क्या करेगा, बैंक ए जो है बैंक बी को अप्रोच करेगा, बोलेगा देखो तुम्हारे पास ये जो फंड है अभी इवनिंग बचा हुआ है, आज का तुम्हारा जो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल होगी, अब ये जो एक्स्ट्रा फंड है इसको तुम और कहीं तो यूज कर नहीं सकते हो, तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो कि ये जो एक्स्ट्रा फंड है तुम्हारे पास है और मेरे पास फंड कम पड़ गया, तुम मुझे जो है पैसे दे दो, तुम्हें जो है कुछ मैं इंटरेस्ट दे दूंगा, मेरा जो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट का जो कंडीशन है बैंक ए का वो फुलफिल हो जाएगा, और तुम्हारा जो सरप्लस फंड है, जो आइडल फंड है, किसी यूज में नहीं आ सकता अभी, वो क्या है यूटिलाइज हो जाएगा, तुम्हें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल जाएगा। अच्छा, अब देखिए मान लीजिए बैंक बी अग्री कर लेगा, तो बैंक बी जो है ए को अमाउंट दिया कि नहीं दिया। अच्छा, अब बैंक बी में जो अमाउंट था वो बैंक ने ऑलरेडी अपने डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट में लायबिलिटी में कंसिडर किया है, क्योंकि जो भी कस्टमर ने, बैंक के जो भी कस्टमर है उन्होंने उसके अकाउंट में पैसे जमा किया, उसने अपने यहाँ भी काउंट कर लिया। अब क्या होगा, बैंक बी ने ए को दिया, ए क्या करेगा अपने यहाँ भी उसको क्या काउंट कर लेगा, डिमांड लायबिलिटी में या डिपॉजिट में काउंट कर लेगा। आपको नहीं लगता कि सेम अमाउंट जो है दो जगह काउंट हो गई, सेम अमाउंट दो जगह काउंट हो गई ना, तो डबल काउंटिंग हो गई। तो इस डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए, ओवर एस्टिमेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इंटर बैंकिंग, इंटर जहां भी वर्ड आएगा उसका मतलब दो के बीच में, इंटरनेशनल, दो नेशन के बीच में, कहीं भी इंटर, तो इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, दो बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, ये जो इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन हुआ इसको अगर हम माइनस कर दें, जो भी ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है उसमें से इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शंस को माइनस कर दें तो क्या आएगा, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ठीक है। तो बैंक को जो है, कॉमर्शियल बैंक को, जितने भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं उनको जो है अपने नेट डिमांड टाइम एंड लायबिलिटीज का क्या करना, एक परसेंटेज जो है मेंटेन करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब इसमें दो है, सीआरआर है और एसएलआर है। सीआरआर नाम से पता था, कैश रिजर्व रेशियो, मतलब उस रेशियो में जो भी परसेंटेज है उस रेशियो में रिजर्व रखना है, लेकिन किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और ये जो कैश के फॉर्म है, ये जो कैश है ये इसको आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ये कैश जो है आरबीआई के पास जमा करके रखनी पड़ती है। अब आरबीआई के पास जमा किया तो आपको क्या इस पे इंटरेस्ट मिलता है क्या, नहीं। आरबीआई के पास ये जो पैसा रिजर्व के फॉर्म में जो जमा है, सीआरआर के फॉर्म में, इसमें कोई इंटरेस्ट जो है आरबीआई नहीं देती है। अब एसएलआर क्या है, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, उसमें तो कैश मतलब कैश के फॉर्म में रहना है। इसमें स्टेट्यूटरी मतलब होता है जो लीगली बाउंडिंग हो, है ना, किसी स्टेट्यूट के अंदर जो है वो पावर दी गई हो, तो आरबीआई का ऑफकोर्स पावर है, क्या बोलते हैं, आरबीआई एक्ट 1934 से। और लिक्विडिटी के फॉर्म में बोल रहा है, ये जो रेशियो मेंटेन होगा, ये जो रिजर्व मेंटेन होगा, लिक्विडिटी के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में नहीं बोला। लिक्विडिटी तो सिर्फ कैश नहीं होती है, लिक्विडिटी में तो किस किस फॉर्म में रख सकता है, एक जो है कैश के फॉर्म में रख सकता है, दूसरा गोल्ड के फॉर्म में रख सकता है, तीसरा जो भी अप्रूव्ड और इन अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज है। अच्छा, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज मतलब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज या आरबीआई ने जो सिक्योरिटीज अप्रूव की है कि इस सिक्योरिटीज को आप एसएलआर के फॉर्म में रख सकते हैं, उसको बोलेंगे अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, ठीक है।
और अनइनकम्बर्ड क्या है, मतलब कि ऐसा नहीं कि उस सिक्योरिटी पे आपने उसको कोलेटरल रख के कहीं से लोन ले रखा है ना, तो मतलब ऐसा सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए कि आपने किसी और बैंक के या कहीं और रख के भी उससे लोन ले रखा है, यही यहाँ पे नहीं रख सकते। तो जो भी सिक्योरिटी जमा होगी वो अनइनकम्बर्ड होनी चाहिए, तो कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, और जो क्या बोलते हैं अनइनकम्बर्ड एंड गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के फॉर्म में। ये जो बैंक जो रखेगा अपने पास ही रखेगा। सीआरआर के केस में कैश जो है आरबीआई के पास रखेगा, एसएलआर के केस में बैंक इस तीनों कॉम्बिनेशन में कैश, गोल्ड या क्या बोलते हैं अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, या तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के जो भी परसेंटेज आया, जितना अमाउंट आया वो अपने पास ही मेंटेन रखेगा। तो ये बेसिकली क्या बोलते हैं सीआरआर है और एसएलआर है, ठीक है। अब सीआरआर, अब देखो पर्पज क्या बताया था हमने कि मॉनेटरी पॉलिसी का पर्पज क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी का पर्पज ये है कि मनी सप्लाई को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करेगा, अब सोचिए सीआरआर या एसएलआर इसका रेट बढ़ाया, सीआरआर का रेट बढ़ाया मतलब कि क्या हुआ कि बैंक को ज्यादा पैसा रिजर्व करना पड़ेगा। ज्यादा पैसा, मान लो 100 रुपया बैंक के पास डिपॉजिट आई, उसमें से अगर मान लो कि उसको 20% रिजर्व रखना है तो 20 रुपया तो उसने रिजर्व रख दिया, अब 80 रुपया ही लोन दे पाएगा। अब मान लीजिए कि आरबीआई ने उसको बढ़ा के 25% कर दिया, एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप क्या उसको क्या बोलते हैं 250 रुपया जमा करना पड़ेगा, रिजर्व रखना पड़ेगा, 750 ही लेंड कर पाएगा, एडवांस दे पाएगा। तो बैंक जो है कम पैसा लोन देगा, कम पैसा लोन देगा तो मार्केट में कम पैसा जाएगी, कम पैसा जाएगी तो लोगों के जेब में कम पैसा आएगा, लोगों के जेब में कम पैसा आएगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन जो है आपका डाउन हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक आरबीआई क्या करती है, सीआरआर एसएलआर को बढ़ाती है। इसका अपोजिट देखें तो अगर सीआरआर एसएलआर को घटा दिया तो क्या हुआ कि बैंक ज्यादा पैसा लोन दे पाएगा, बैंक को कम रिजर्व रखना पड़ेगा, मतलब ज्यादा लोन दे पाएगा। ज्यादा लोन दे देगा तो मार्केट में ज्यादा मनी आई, ज्यादा मनी आई तो लोग के जेब में ज्यादा पैसा आया, लोग के जेब में ज्यादा पैसा आया तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। तो जो डिफ्लेशन वाला सिचुएशन था मार्केट में डिमांड कम थी, उससे क्या हुआ, वो आपका थोड़ा सा डिमांड बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं लूज मॉनेटरी पॉलिसी, जब घटाता है रेट को बढ़ाता है तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब जो है हमारा अगला जो क्या बोलते हैं इसमें क्वांटिटेटिव कंट्रोल में अगला जो रेट है उसको बोलते हैं बैंक रेट। अच्छा, बैंक रेट क्या बोलते हैं नाम, बैंक रेट क्या है, ऐसा रेट है जिस रेट पे जो है आरबीआई जो है जो भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है उनको लॉन्ग टर्म फंड देता है। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को देखो पैसे की जरूरत पड़ती है ना, तो पैसे की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई से भी पैसे लेती है। तो आरबीआई जिस रेट पे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म फंड की जो रिक्वायरमेंट है, किसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट, लॉन्ग टर्म फंड वो होगा जो 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए लिया जाता है या जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा होगी, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट, लॉन्ग टर्म फंड, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग टर्म फंड बैंक जो लेता है, कॉमर्शियल बैंक जो आरबीआई से लेगा, जिस रेट पे आरबीआई ये कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म फंड देगी, ऐसे रेट को हम बोलते हैं बैंक रेट। अच्छा ठीक है, इस बैंक रेट में क्या कर रहा है आरबीआई, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं रख रहा है। अभी हम रेपो रेट देखेंगे ना, उसमें देखेंगे कि वहां पे भी जो है लोन देता है, लेकिन रेपो रेट क्या बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट। यहाँ कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कोई भी कोलेटरल जो है बैंक नहीं रखवाता। सिंपली जो है बैंक क्या करेगा, कॉमर्शियल बैंक को पैसे चाहिए, कॉमर्शियल बैंक को पैसे दिया, जिस रेट पे ये पैसे दिया इसको बैंक रेट बोलते हैं, और ये लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट के लिए देगा। अच्छा, इसका रेट क्या होता है, इसका रेट जो है 25 बेसिस पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं 0.25%, 25 बेसिस पॉइंट बोलिए या 0.25% बोलिए, एग्जाम में देख लेना क्या है। बेसिस पॉइंट को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो परसेंटेज में आएगा। 25 बेसिस पॉइंट या 0.2% अबव दी रेपो रेट, ये जो रेट होगा ये रेपो रेट के अबव होगा। अच्छा, ज्यादातर जो रेट आप देखेंगे ना, अभी बहुत सारे हम देखेंगे, देखना वो रेपो रेट के अबव होगा, बोलेगा 0.25% मैंने बोला ये अबव रेपो रेट। तो ध्यान रखना ये ज्यादातर चीजें जो है अबव रेपो रेट जो है आरबीआई देता है, ठीक है। तो बैंक रेट में ये है। अब देखते हैं बैंक रेट से जो है आरबीआई कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि क्योंकि नाम ही है, इसका टॉपिक का नाम ही है कंट्रोल, क्या बोलते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, है ना। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का टूल सही है। तो कैसे कंट्रोल करता है, देखो बैंक ने, आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ाया, ठीक है। अब बढ़े हुए रेट से, मान लो 10% का रेट था, अब 11% पे कर दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 11% पे आपने आरबीआई ने
रेट बढ़ा दिया। अब बैंक, कॉमर्शियल बैंक जिससे आप लोन लेते हैं, वो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेगा कितने परसेंट पे? 11% पे। तो 10% से 11% हो गया, तो बैंक का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बोलिए या कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो गया। अब कॉमन सी बात है, अगर बैंक ने 11% पे आरबीआई से लोन लिया हुआ है तो आपको तो 10 या 11% पे नहीं देगा ना, बैंक क्या करेगा, उससे ज्यादा रेट पे देगा। तो बैंक लेंडिंग रेट, जिस रेट पे बैंक जो है पब्लिक को लोन देता है उसको बोलते हैं लेंडिंग रेट, वो अपना लेंडिंग रेट बढ़ाएगा। इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है आप जो लोन लेते हैं बैंक से, तो लेंडिंग रेट बढ़ाया तो आपके लिए लोन महंगा हुआ। जो चीज आपके लिए महंगा होगी उसको कम आप कंज्यूम करेंगे, उसको कम लेंगे। तो बैंक आपको जब लोन मिलता है, लोन का रेट बढ़ गया तो आप कम लोन लेंगे। कम लोन लिए तो आपके जेब में पैसा कम आया, आपने कम लोन लिया तो आपकी जेब में पैसा कम आया। जेब में पैसा कम आया तो आप गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड कम करेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड अगर कम होगा, सप्लाई अगर उतनी ही है, गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड कम हुआ तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और इससे क्या हुआ, मार्केट में मनी सप्लाई जो बढ़ना था, मनी सप्लाई नहीं बढ़ा, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो गई। इसको बोलेंगे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। अपोजिट केस ले लेते हैं, आरबीआई को लगता है कि मार्केट में जितना पैसा होना चाहिए, जितना डिमांड होना चाहिए उतना नहीं है, तो चाहता है कि डिमांड बढ़े, तो क्या करेगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाएगा। तो क्या करेगा, बैंक के रेट को कम कर दिया। बैंक के रेट को कम किया तो कमर्शियल बैंक को सस्ते रेट पे लोन मिलेगा। कमर्शियल बैंक को रेट अगर सस्ता लगा, उससे कॉस्ट ऑफ बोरिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हुआ, तो कमर्शियल बैंक जो है आपको भी कम रेट पे इंटरेस्ट देगा, आप कम रेट पे जो है इंटरेस्ट पे लोन देगा। आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिला तो आप ज्यादा लोन लेना चाहेंगे, ज्यादा लोन लेंगे। आपने ज्यादा लोन लिया तो आपके पास मार्केट में या आपके पास मनी सप्लाई बढ़ा, आपके जेब में मनी सप्लाई ज्यादा आई तो आपने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड किया। इससे क्या होगा कि मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं लूज मॉनेटरी पॉलिसी। बार बार यूज नहीं करूंगा, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, इजी मनी मॉनेटरी पॉलिसी या लूज मॉनेटरी पॉलिसी। जब भी बैंक जो है मार्केट से मनी सप्लाई को सख्त करता है, कम करता है, कंट्रोल करता है, तो उसको बोलते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट कर दिया ना मनी का सप्लाई को, और जब वो लूज कर देगा, थोड़ा फ्री छोड़ेगा, इंजेक्ट करेगा मार्केट में, उसको बोलते हैं लूज मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये आपका जो है बैंक रेट है। अच्छा, अब जो है दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है वो है क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को हम देखें, नाम से ही पता चलता है लिक्विडिटी का एडजस्टमेंट करेगा। ऐसी फैसिलिटी, ऐसा टूल जिसमें लिक्विडिटी का एडजस्टमेंट करेगा, मतलब तो इसको बोलते हैं लिक्विड। इसमें बेसिकली तीन है आपका, एक तो है रेपो रेट, दूसरा है रिवर्स रेपो रेट, तीसरा है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अच्छा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम देखते हैं रेपो रेट क्या है। अच्छा, रेपो का फुल फॉर्म क्या होता है, रीपर्चेज, आर से री, पी से परचेज, ओ से ऑप्शन, रीपर्चेज ऑप्शन। अच्छा, इससे नाम से ही पता चल रहा है कि रीपर्चेज ऑप्शन मतलब कुछ चीज सेल करेगी और बाद में उसको रीपर्चेज कर लेगा। अच्छा, तो इसमें क्या करता है, जब कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई को अप्रोच करता है, आरबीआई से लोन लेता है, और आरबीआई जिस रेट पे लोन देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, और इस वाले केस में क्या होता है, आप बोलेंगे बैंक रेट में भी तो आप ही ने बताया कि क्या बोलते हैं, बैंक रेट में भी लोन लेता है। देखते हैं इस वाले केस में क्या होगा। एक तो कमर्शियल बैंक जो है अपने शॉर्ट टर्म फंड के नीड के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के रिक्वायरमेंट के लिए, जो फंड की रिक्वायरमेंट है उसके लिए बैंक को अप्रोच किया, है ना। क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, बैंक रेट में लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए था। अच्छा, बैंक रेट में कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है डिपॉजिट नहीं किया, कोलेटरल नहीं था। यहाँ पे क्या करेगा, कमर्शियल बैंक जो पैसा लेगा बैंक से, आरबीआई से, एक तरह से डिस्काउंटिंग करवाता है, एक तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करता है आरबीआई को और पैसे लेता है। तो आप बोलेंगे आपने रीपर्चेज क्यों बोला, तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी आरबीआई को, उसका एक टाइम और डेट फिक्स होता है, जिस डेट में बैंक जो है ये सिक्योरिटीज आरबीआई को बेची वो वापस परचेज कर लेगा और आरबीआई का पैसा वापस कर देगा। इसी के लिए होता है रीपर्चेज ऑप्शन। ठीक है, तो रीपर्चेज ऑप्शन रेट क्या है, जिस रेट पे, इट इज अ रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट द अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्लियर है, ठीक है, ये रेपो रेट है। अब देखते हैं रेपो रेट से कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल होगी। देखो, रेपो रेट पे मतलब कि कमर्शियल बैंक ने जिस रेट पे बैंक से पैसा लिया, सेम बैंक रेट की तरह, ये शॉर्ट टर्म है वो लॉन्ग टर्म था। अब जो है अगर रेपो रेट बढ़ाया तो बैंक को महंगा पड़ेगा लोन, बैंक को महंगा पड़ेगा तो आम पब्लिक को, जो जनरल पब्लिक है उसको भी जो है महंगा देगा। बैंक का लोन महंगा हुआ तो अब कम डिमांड करेंगे, कम डिमांड करेंगे तो आपके जेब में पैसा कम आई, डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया,
मनी सप्लाई कंट्रोल हो गया। इसका उल्टा रेपो रेट घटा दिया तो कमर्शियल बैंक जो है क्या बोलते हैं इनको रेट कम पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, तो कमर्शियल बैंक आगे भी सस्ता देगी, तो आप मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा, फिर डिमांड वगैरह बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा ये तो रेपो रेट है। इसी का एक रिवर्स होता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। सब कुछ सेम है, उल्टा हो गया। अभी जो है कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से पैसे ले रही थी, अब क्या करेगी कमर्शियल बैंक, अगर बहुत बड़ा ऐसा सिचुएशन होता है कि कमर्शियल बैंक के पास मान लो जो जनरल पब्लिक ने डिपॉजिट किया, फिक्स डिपॉजिट में, सेविंग डिपॉजिट में, करंट मतलब जो भी है बैंक में अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया। अब बैंक क्या करती है, उस पैसे को लेंड करती है, एडवांस देती है, लोन देती है, इसी से बैंक की कमाई चलती है ना। अगर मान लो कि पैसा बैंक में बहुत ज्यादा आ गया और कोई लोन नहीं ले रहा है, कोई लोन नहीं ले रहा है, तो बैंक के पास तो फंड आइडल रह जाएगा, खाली रह जाएगा बिना किसी, क्योंकि बैंक के पास जो आइडल मनी है उस पर कोई इंटरेस्ट तो अर्न करेगा नहीं। तो आरबीआई उस केस में क्या करता है, अपना जो एक्सेस फंड है, सरप्लस फंड है, उसको आरबीआई के पास जमा कर देता है और आरबीआई इस पे इंटरेस्ट देता है बैंक, कमर्शियल बैंक को। तो जिस रेट पे क्या बोलते हैं आरबीआई के पास बैंक जो है कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अपना पैसा जमा करता है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके डिपॉजिट पे आरबीआई पे करती है, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है ना। अच्छा इस वाले सिचुएशन में होगा क्या, अब देखो रिवर्स रेपो रेट से क्या होगा, अगर क्या बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, लोगों को लोन ना देके आरबीआई के पास पैसा जमा करने लगेगा, क्योंकि आरबीआई के पास पैसा जमा करना ज्यादा सिक्योर्ड है। लोगों को पैसा लोन दिया तो हो सकता है वो डिफॉल्ट हो जाए, पैसे ना आए तो थोड़ा रिस्क है, तो आरबीआई के पास पैसा जमा करना ज्यादा सिक्योर्ड है। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया, मतलब कि कमर्शियल बैंक को जो डिपॉजिट करेगा आरबीआई के पास तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो कमर्शियल बैंक इनकरेज होता है, मोटिवेट होता है कि वो ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा करे। अब कमर्शियल बैंक ने ज्यादा से ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा कर दिया तो जो लोन है वो पब्लिक को नहीं देगा, लोन पब्लिक को कम दिया तो मार्केट में क्या हुआ, मनी का सप्लाई कम हुआ, तो इससे क्या हुआ, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लिया। ठीक है ना। तो जब आरबीआई को लगता है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, कम करना है, तब क्या बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है। जब लगता है आरबीआई को कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ानी है, इंजेक्ट करनी है मनी, तो क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट को कम करेगा। अब कमर्शियल बैंक सोचेगा यार आरबीआई जो रेट दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, इससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मुझे लोन दे के मिलेगा, है ना। तो क्या करेगा, कमर्शियल बैंक के पास, सॉरी सेंट्रल बैंक के पास ना जमा करके जनरल पब्लिक को देगा, तो क्या होगा, मनी का सप्लाई बढ़ेगा। कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ था, कोविड 19 में क्या हुआ था कि लोगों को क्या करते, क्योंकि सारा जो है मार्केट में जो क्या बोलते हैं डिमांड वगैरह चीजें सब कुछ बंद हो गई थी, तो लोग पैसे का नीड रख नहीं पा रहे थे और जो भी उनके पास पैसा था वो बैंक के पास पड़ा हुआ था, बैंक कहीं पे उस पैसे को दे नहीं पा रहा था क्योंकि सारी प्रोडक्शन फैसिलिटी तो बंद थी। तो अब जो बैंक है कमर्शियल बैंक, उसके पास आइडल मनी पड़ा था। इस टाइम पे बहुत बार इसको यूज करता, लेकिन कोविड 19 के टाइम पे इसका कमर्शियल बैंक ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था। मतलब कमर्शियल बैंक में जो भी उनके पास आइडल फंड था वो आरबीआई के पास जमा रख के कम से कम कुछ तो इंटरेस्ट आए, क्योंकि 3-4% का इंटरेस्ट रेट तो आपको भी दिया जाता है ना, एफडी पे 7-8%, 6% का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। तो बैंक अगर कमाएगा नहीं तो आपको देगा कहां से, तो जो कमर्शियल बैंक है इन्होंने क्या किया था, इसको आरबीआई के पास रखा था कोविड 19 के सिचुएशन में। अच्छा तीसरा जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, जिसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको एमएसएफ बोलते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है कि इसमें क्या करता है, जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, जिनका भी कमर्शियल सेंट्रल बैंक के साथ जो है करंट अकाउंट है, वो इस फैसिलिटी को ले सकता है। और ये कितना ले सकता है, जो भी उनका नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज है उसका 2% ले सकता है। मिनिमम अमाउंट 1 करोड़ का होता है और वो 1 करोड़ के मल्टीपल्स में ले सकता है। जनरली ये शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट जब बैंक को होती है तब लेता है, और ये ओवरनाइट फंड होता है, ओवरनाइट शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट पड़ी तब उस केस में लेगा। तो शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट के लिए क्या बोलते हैं, मिनिमम 1 करोड़, और कंडीशन है कि करंट अकाउंट होना चाहिए, क्या बोलते हैं आप, सेंट्रल बैंक के पास, और 1 करोड़ के मल्टीपल्स में जो है आप ले सकते हैं। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो 25 बेसिस पॉइंट बोलिए या 0.25% अबव द रेपो रेट। ज्यादातर जगह जहां भी होगा ना इतना बेसिस पॉइंट अबव, तो ध्यान रखना रेपो रेट। ये क्यों बता रहा है, एग्जाम में मान लो भूल जाए किसके बैंक रेट पे था, रेपो रेट पे था, किस पे था, तो ज्यादातर केस में आपको क्या मिलेगा, ज्यादातर क्या ऑलमोस्ट सब केस में रेपो रेट के अबव होता है। ठीक है ना। तो ये आपका जो है क्या बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट है, ये है। अब हमें 1-2 और जो कंट्रोल रह गया क्या बोलते हैं उसको हम देखते हैं, उसके बाद ये आपका फंक्शंस ऑफ मनी कंप्लीट होता है। चलिए अगला वाला टॉपिक देखते हैं। तो क्वांटिटेटिव कंट्रोल में लास्ट पॉइंट जो हम देखते हैं क्वांटिटेटिव कंट्रोल का, उसमें है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको OMOs भी बोलते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चला ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब ओपन मार्केट में कोई ना कोई ऑपरेशन करेगा। अच्छा ये कौन करेगा, ऑफ कोर्स आरबीआई के बारे में पढ़ रहे तो आरबीआई करेगा। क्या करता है इसमें, आरबीआई जो है गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है
उसका सेल एंड परचेज करता है। अच्छा, क्यों करता है? ऑब्जेक्टिव क्लियर है ना माइंड में? ऑफ कोर्स एक तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बिकी, गवर्नमेंट के पास पैसा है, वो तो पर्पस है, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? कंट्रोल ऑफ क्रेडिट या मनी सप्लाई, इसकी पढ़ रहे हैं। तो कैसे कंट्रोल होगा? मान लो कि आरबीआई ने क्या बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल किया, सेल कर रहा है, किसको सेल करेगा? पब्लिक को। पब्लिक में कोई भी आ सकता है, आप में आ सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन आ सकती है, बैंक भी परचेज कर सकती है मार्केट से, है ना। पब्लिक का मतलब यही समझना कि जनरल पब्लिक या हाउस होल्ड सेक्टर से, उसमें बैंक भी परचेज कर सकती है। अब इसमें क्या हुआ कि आरबीआई ने सिक्योरिटीज को सेल करेगा। अच्छा, सिक्योरिटीज को सेल करेगा मतलब कि पब्लिक को सिक्योरिटीज देगा और पब्लिक से पैसा लेगा। सेल करने का तो यही मतलब है ना कि पब्लिक से पैसा लेगा और पब्लिक को सिक्योरिटीज देगा। अब पब्लिक से पैसा लेगा मतलब क्या क्या? मार्केट से पैसा सक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मार्केट से पैसा निकाल के क्या पब्लिक से पैसा कहां चली जा रही है? आरबीआई के पास। मतलब कि मार्केट में मनी का सप्लाई क्या हो गया? कम होगा कि नहीं हो गया? सक्शन ऑफ मनी हो गया कि नहीं? आरबीआई ने मनी सक कर लिया कि नहीं मार्केट से? इससे क्या हुआ? मनी सप्लाई कंट्रोल होगी, देयर बाय क्या बोलते हैं आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। अच्छा, इसके अपोजिट केस में अगर आरबीआई को मार्केट में मनी का सप्लाई बढ़ाना है तो क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करना चालू कर लेगा। अच्छा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करेगा, किससे करेगा? पब्लिक से करेगा। तो मान लीजिए मान लो मैं हूं, आप हैं, अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करेंगे तो आप और मैं आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देंगे जो हमारे पास थी, तो आरबीआई बदले में हमें पैसा देगा तो हमारे जेब में पैसे आई कि नहीं आई? मतलब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हमारे जेब में पैसा आई, मनी सप्लाई बढ़ी, कॉमन सी बात है हमारे जेब में आई, हम डिमांड जो है ज्यादा करेंगे, जिससे जो है जो ऑब्जेक्टिव था कि मनी सप्लाई को बढ़ाना है ताकि डिमांड वगैरह बढ़े, वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये आपका था क्वांटिटेटिव कंट्रोल का। ऐसे ही क्वालिटेटिव कंट्रोल भी होता है। देखो यहाँ पे क्वांटिटी में कंट्रोल कर रहे थे अमाउंट की, यहाँ पे क्वालिटी में कंट्रोल कर रहे हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो पॉइंट, वैसे तो बहुत सारे क्वालिटेटिव कंट्रोल होते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, एक दो पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसमें एक है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। नाम से पता मार्जिन का रिक्वायरमेंट। मान लीजिए कि क्या बोलते हैं आप गए मुथूट फाइनेंस के पास, ठीक है, तो मुथूट फाइनेंस के पास गए, बोले ये मेरा रहा गोल्ड, मान उस गोल्ड की वैल्यू जो है मान लीजिए 10,000 रुपया है। आप बोलिए 10,000 का मेरा गोल्ड है, इसके बदले मुझे 10,000 दे दीजिए। मुथूट फाइनेंस या फॉर दैट मैटर जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो आपको लोन अगेंस्ट लोन क्या गोल्ड देते हैं, बोले नहीं 10,000 तो नहीं दे सकते हैं, तो बोले कि नहीं मार्जिन रिक्वायरमेंट तो रखना पड़ेगा, आरबीआई ने हमें बोला है कि मार्जिन का रखना है। तो आरबीआई क्या करता है, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है क्या? ये डिफरेंस वैल्यू है कि कितने की आपके मान लो गोल्ड 10,000 की है, लोन मान लीजिए 8,000 दिया तो 2,000 मतलब 20%। ये 20% क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट है। मतलब कि आपका जितने का सिक्योरिटी है, जो भी सिक्योरिटीज आप दे रहे हैं, मान लो सिक्योरिटीज है, गोल्ड है, जो भी आप दे रहे हैं वहां पे, उसकी जो एक वैल्यू है, जो उसकी सिक्योरिटीज की जो वैल्यू है और जो लोन दिया जा रहा है उसके बीच का जो डिफरेंस है, इसको बोलते हैं मार्जिन। ठीक है। अच्छा, तो क्या करते हैं कि क्या बोलता है ये करता है। अच्छा, ऐसा नहीं करेगा ना तो नुकसान होगा। मान लो किसी ने आपका 10,000 का गोल्ड है, ठीक है, आपको 10,000 ही दे दिया। पहली बात तो आपके पास कोई मोटिवेशन होगा नहीं उस गोल्ड को वापस लेने के लिए। कोई भी आपको पैसा देता है ताकि आपका कोई चीज कोलेटरल रखता है, प्लेज रखता है, गिरवी रखता है, ताकि बाद में आप पैसा उसको वापस करें और अपना सामान वापस ले ले। अगर 10,000 की गोल्ड थी, आपका 10,000 उसको वापस ही कर दिया, एक तो सबसे पहले बात आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं होगा उस मतलब पैसा वापस करने का। मान लीजिए आप मोटिवेशन है भी, मान लीजिए आपने नहीं किया पैसा, तो उसने सिक्योरिटी क्यों रखा है कि अगर पैसा आपसे वापस नहीं आई तो उस गोल्ड को या जो भी सिक्योरिटी आपने रखा है उसको बेच के रिकवर करे, वो लेंडर जो है अपना पैसा रिकवर करे। मान लो 10,000 का गोल्ड तो आज की वैल्यू है, कल के दिन में मान लीजिए जो भी आपने सिक्योरिटी रखी है उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाए तो 10,000 से उसकी वैल्यू 8,000 रह जाए, 7,000 रह जाए, 9,000 रह जाए। अब उसने तो आपको 10,000 दे दिया, अब उसकी वैल्यू 9,000 रह गई, आप लेने वापस जाएंगे नहीं, वो अगर मार्केट में बेचेगा तो उसको लॉस हो जाएगा। इसके लिए एक तो पर्पस है कि लॉस ना हो जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, दूसरा मनी, हम तो यहाँ पर मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। अब समझिए कैसे है। मान लीजिए मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% थी। क्या थी? मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% थी। अब क्या करेगा? 20% है तो आपको 10,000 के बदले में 8,000 लोन मिल रहा है, तो आपके पास पैसा कम आया कि नहीं आया? ठीक है ना। और क्या बोलते हैं 8,000 का ही यूज कर पाएंगे। मान लो आरबीआई ने मार्जिन रिक्वायरमेंट को 30% कर दिया, अब 10,000 के गोल्ड पे या जो भी सिक्योरिटी है उस पर सिर्फ 7,000 आएगा। आपके जेब में पैसा कम आया तो आप कम यूज करेंगे, मनी सप्लाई कंट्रोल होगी। मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दी, 10% कर दी, अब सोचो 10,000 की चीज की जगह पे 9,000 मिलेगी। मनी सप्लाई ज्यादा हुई मार्केट में, आपके पास पैसा ज्यादा आया, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। ऐसी बहुत सारी चीज में मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है। जैसे होम लोन वगैरह में बहुत 100% नहीं देते हैं, या तो फिर आपका बहुत सारे जो आपका बाइक लोन या जो सब लेते हैं उससे
उससे क्या होता है, जैसे मान लो बाइक लेने गए, अगर बैंक आपको 100% लोन दे देगा कार लोन पे, बाइक लोन पे, तो क्या बोलते हैं तो क्या होगा कि अगर 100% लोन आपको दे दिया तो क्या होगा, आपके जेब से कोई पैसे खर्च नहीं हुए, तो आपके जेब में जो पैसा था वो रह गया। अगर मान लो बैंक बोलेगा नहीं हम 70% लोन देंगे, तो 30% आपको जेब से यूज करना पड़ेगा, अपने से अरेंज करना पड़ेगा। वो जो पैसा आपने जेब से खर्च की, तो मार्केट में मनी का सप्लाई क्या होगा, चीजों को उस तरह से करता है। तो ये आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट है। एक दो और पॉइंट है, ऐसी सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी हो सकता है कि इस सेक्टर को लोन देना है, इस सेक्टर को नहीं देना है, इस सेक्टर को इतना ही लोन देना है, इस सेक्टर को इतना ही देना है, डेवलपमेंटल पर्पज के लिए ज्यादा लोन देना है, कंजम्पशन पर्पज के लिए कम लोन देना है। इसको बोलते हैं रैशनिंग ऑफ क्रेडिट या सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल वाले इसमें आता है, जो आरबीआई करता है। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट, वो है मोरल सुएसन या मोरल परसुएसन, कि आरबीआई जब भी देखो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, आरबीआई आती है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बताता है, उस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू एक डायरेक्टिव देता है, एक हिंट देता है, एक परसुएशन देता है, बैंक को हिंट देता है कि देखो मैंने बैंक रेट कम किया, मैंने रेपो रेट कम किया, आप भी इसको कम करो। बाइंडिंग नहीं है, बैंक कम कर सकता है, नहीं कर सकता है, लेकिन एक हिंट है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो बाद में क्या कर सकता है, आरबीआई जो है कोई लीगल एक्शन ले सकता है, कोई पेनाल्टी लगा सकता है, आरबीआई जो है स्ट्रिक्ट कर सकता है थोड़ा सा नॉर्म्स को, या मतलब कोई ऐसा एक्शन भी ले सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए जनरली बैंक जो है, कमर्शियल बैंक जो है, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो बीच बीच में आरबीआई आता है ना, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बताता है, उसके थ्रू हिंट लेता है कि उसको कैसे क्या करना है, अपनी पॉलिसीज में क्या चेंज करनी है। एक तरह का ये मोरल सुएसन है, या जिसको परसुएसन बोल सकते हैं, कि थोड़ा बैंक जो है इनडायरेक्टली हिंट देता है बैंक को क्या करना नहीं करना है। तो ये जो है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मोरल परसुएसन, और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन ये तीन जो आपके पूछे जा सकते हैं, ये क्वालिटेटिव कंट्रोल है। बाकी जो हमने देखा लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, जिसमें आपका सीआरआर, एसएलआर, हमने देखा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें क्या बोलते हैं आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, हमने बैंक रेट देखा, ठीक है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन देखा। ये सब क्वांटिटेटिव कंट्रोल है। और ओवरऑल पूरा सारे जो ही फंक्शन है आपके आरबीआई का, ये पीछे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको आप एक बार एक जगह नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने आरबीआई का फंक्शंस कवर कर लिया। आगे क्लास में हम आगे टॉपिक देखेंगे। प्लीज क्या बोलते हैं, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, और कंटेंट तो आप ये चीज तो निश्चिंत हो जाए कि आपका एग्जाम का जो रिक्वायरमेंट है ना, उसको जो है उसमें आप सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं, आप कहीं से नहीं भी पढ़ रहे हैं, सिर्फ वीडियो, और जो हम स्क्रीन पे जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे हैं साथ के साथ, उतने को आप पढ़ लेते हैं नोट डाउन करके, स्क्रीनशॉट लेके। इसके बाहर कुछ आपका नहीं छूटेगा। फिर भी आप पढ़ना चाहे तो एनसीईआरटी को पढ़िए। अगर कंटेंट अच्छा है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी बेनिफिट हो। और अगर आपको कुछ कमी लग रही है कि इसमें कुछ कमी है, तो प्लीज कमेंट में हमें बताइए, ताकि हम उस पर इंप्रूवमेंट करेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारा जो साइमल्टेनियसली फिजिक्स का क्लास चल रहा है, फिजिक्स का सीयूईटी का सिलेबस कवर हो रही है हमारे पेरेंट चैनल पे, पाठक न्यू गुरुकुल पे, वहां जिसका लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस हमारे जो भी अभी तक क्लास हो चुकी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में या हमारे प्ले लिस्ट में आपके सारे वीडियोस मिल जाएंगे। प्लीज उसको देखिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।